हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके पिछले पार्ट में भी एक भी कमेंट नहीं आया था। और इसके व्यू के बारे में बात करें तो अब तक उसका 100 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी टेल ऑफ मैरिज का पार्ट नंबर 39, जो कि इसका आखिरी पार्ट भी है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारे वांगसन के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था, क्योंकि उस पार्टी में जो मिस्टर लान ने ऑर्गेनाइज किया था उसमें पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स भी आए थे, जो कि बड़े बड़े चैनल में रिपोर्टिंग करते थे, जिसकी बदौलत हमारे वांगसन के बारे में सभी को पता चल गया था। और हाँ, आखिर में हमें पता चला था कि लान सिचन और नी मिनजो का भी एंगेजमेंट वही पार्टी में होने वाला है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन लोगों के बच्चे जो कि ओमेगा या अल्फ़ा थे, अगर लान फैमिली के दोनों बड़े बच्चों से शादी करते तो उनके साथ साथ उनके फैमिली का बिजनेस का भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन ये कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उनमें से उनका अल्फ़ा बेटा तो शादी कर चुका था और दूसरे ओमेगा बेटा जो कि उसकी कंपनी का सीईओ भी है, उनका अभी उनके सामने एंगेजमेंट होने वाला था, जिसकी वजह से सभी लोग मन में तो दुखी थे, लेकिन दिखाने के लिए सभी मुस्कुराकर ताली बजा रहे थे। तभी हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि एक्साइटमेंट के साथ ही हुटिंग कर रहा था, वो भी निवेशन के साथ, ताकि वो हमारे लानसिचन और निमिंजू को चेयर अप कर सके, क्योंकि उन दोनों के मुंह से पता चल रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे बाकी के लोग जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके बिहेवियर से। और हमारे ये दोनों प्यारे ओमेगा के रिएक्शन को देखकर उनके अल्फ़ा के साथ साथ उनके सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही खुश थे। तभी हमें वेचांसी को दिखाया जाता है, तो विंग के पास आकर उसके कंधे को थामकर उसे रिलैक्स करते हुए कहते हैं, बेटा इतना एक्साइटेड मत हो, चारों तरफ को तो देखो, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। जिसे देखकर विंग चारों तरफ अपना नजर घुमाता है तो देखता है सभी लोग उसे ही देख रहे थे, जिसे देखकर वो थोड़ा शर्मा जाता है और वांगजी के हाथ को पकड़कर उसके बगल में ही छुप जाता है। इसे देखकर हमारा वांगजी भी शर्मा जाता है और वो भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें स्टेज के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर सिचान एंड निमिंजो का सगाई कर देते हैं और ये अनाउंस करते हैं इन दोनों का शादी 1 हफ्ते के बाद होगा, यानी कि हमारे विंग के अन्य के एग्जाम के बाद से ही हमारे वांगसन और लेन सिजुई के लिए रखा गया पार्टी अच्छे से ख़त्म हो जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में हमारे वांगसन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो आकर अपने बेड पर बिना फ्रेश हुए लेट जाता है, जिसे देखकर उसके पीछे आते हुए वांगजी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और विंग से गुस्से में कहता है, विंग तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद आकर थोड़ा रेस्ट कर लेना। जिसे सुनकर हमारे विंग जो वांगजी को देखने के बाद सोच रहा था, उसका मूड ही बिल्कुल ही चेंज हो गया और वो गुस्से में वांगजी से कहता है, लानजान मुझे अच्छे से पता है कि किसी के रोमांटिक मूड को कैसे स्पॉइल किया जाता है। जिसे सुनकर वांगजी चौंक जाता है और विंग की तरफ जाकर कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? जिसे सुनकर विंग वांगजी को इग्नोर कर भागकर बाथरूम के अंदर चला जाता है ताकि वो फ्रेश हो सके। जिसे देखकर हमारा वांगजी पीछे पीछे जाकर बाथरूम के डोर को नॉक करता है और कहता है, प्लीज़ विंग डोर खोलो, मुझे तुमसे बात करना है। जिसे सुनकर अंदर से विंग कहता है, कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया है। अब मैं तुमने जो कहा है वही करूँगा, अभी फ्रेश होने के बाद जाकर सो जाऊँगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, विंग मुझे चिढ़ाओ मत। जिसे सुनकर विंग फिर से उससे ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें चिढ़ाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिसे सुनकर हमारा वांगजी गुस्सा करता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। जिसे एहसास करने के बाद विंग धीरे से अपना बाथरूम का डोर ओपन कर अपने सर को बाहर निकाल कर देखता है कि रूम में कोई नहीं है, तो वो थोड़ा डर कर
बाथरूम से बाहर निकल आता है। तभी अचानक से कोई उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे ऊपर उठाकर लाकर बेड पर फेंक देता है। तभी उइंग गुस्से में कहता है, वांगजी। तभी वांगजी हंसकर कहता है, तुम्हें क्या लगा, सिर्फ मजाक मस्ती तुम ही कर सकते हो, मुझे मजाक मस्ती नहीं आता। इसे सुनकर उइंग वांगजी के बाहों में कसमसाते हुए कहता है, वांगजी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांगजी कहता है, अपना नाटक बंद करो, मुझे पता है, मैंने तुम्हें इतना जोर से भी नहीं पकड़ा है कि तुम्हें दर्द होगा। जिसे सुनकर उइंग भी कसमसाना बंद कर देता है और वांगजी को वो करने देता है जो वो करना चाहता था। ऐसे ही उन दोनों का वो ब्यूटीफुल नाइट ख़त्म हो जाता है और इसके बीच में वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से मार्क भी कर दिए थे। ऐसे ही इसके बाद एक हफ्ता गुजर गया था। इस एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे उइंग एंड वांगजी सिर्फ और सिर्फ जब मिलते थे सिर्फ पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारा वांगजी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उइंग अपने फाइनल ईयर में फेल कर जाए। इसीलिए वो उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाता था। जैसे हमारा उइंग तो चिढ़ जाता था, लेकिन वो वांगजी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि उसे भी पता था वांगजी जो भी कर रहा है वो उसके भले के लिए ही कर रहा था। और इसके अलावा पूरे कॉलेज में सभी को पता चल गया था कि उनके जो टीचर थे जो उनको मैथ पढ़ाते थे वो कोई और नहीं, लैंड कॉरपोरेशन के हायर थे। और उनका सबसे सुंदर और नोटी सा उइंग जो कि पिछले कुछ दिनों से र्यूमर में घिरा हुआ था वो कोई और नहीं मिसेस लान था। जो बात सभी को बहुत ही ज़्यादा चौंका देता है, लेकिन सभी इस बात को अच्छे से समझ गए थे और वो इन्होंने ये गांठ बांध लिया था कि वो कभी भी उइंग को परेशान नहीं करेंगे, खास करके उसे अब उसके ही देवर यानी कि सिजू के नाम से। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया था और उसके बाद हमें डायरेक्ट सिचन के शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन्यू को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और वो ये शादी बिल्कुल ही लैविश तरीके से करने वाले थे। और हमारे उइंग और वांगजी एंड सिजू एंड लैंसी सभी लोग अपने बड़े भाई के शादी की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मशगूल हो गए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीमिन जो स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कब लांसीचन आएंगे और उनसे उनका शादी होगा। तभी हमें दिखाया जाता है लांसीचन के हाथों को पकड़कर लाकर उन्हें स्टेज के ऊपर खड़ा करवा देते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें उइंग को दिखाया जाता है जो कि ये सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो कि जो भी कह लो, सारे ओमेगा का ये इच्छा होता है कि वो एक ग्रांड तरीके से अपने अल्फा से के साथ शादी करे। लेकिन हमारे उइंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनका मैरिज कम एक ड्रिल था, इसलिए वो थोड़ा मायूस हो गया था, जिसे हमारा वांगजी भी महसूस कर पाता है और बहुत धीरे से उइंग के हाथों को पकड़कर उसे सहलाते हुए कहता है, उइंग चिंता मत करो, जब तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा हम लोगों ने कहा है ना कि हम लोगों ने ग्रांड तरीके से शादी करेंगे। जिसे सुनकर उइंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। जिसे सुनकर वांगजी हंसकर कहता है, ओ बेबी सैड मत हो, तुम्हें अभी बहुत चीज़ों को सीखना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ग्रांड तरीके से शादी करूँगा। जिसे सुनकर उइंग वांगजी को घूरने लगता है। जिसे सुनकर वांगजी एक विकट सी स्माइल देते हुए कहता है, जो भी कह लो तुम अभी भी बच्चे हो और तुम्हें ग्रो करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसे सुनकर उइंग वांगजी के कंधे पर एक जोर से गुस्सा मारता है, जिससे हमारे वांगजी के मुंह से आवाज निकल जाता है। इसके बाद हमारे लांसीचन एंड नीमिंजू की शादी हो गया था और वो दोनों हनीमून मनाने के लिए 1 महीने के लिए पेरिस चले गए थे। जिस चीज़ से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन हमारा नीवसन बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभी उसे 1 महीने के लिए अपने खड़ूस बड़े भाई से दूर रहना पड़ेगा और वो जो चाहे वो कर सकता है, खास करके पार्टी वगैरह और ड्रिंक्स। इसके बाद हमें डायरेक्ट पूरे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उइंग को दिखाया जाता है जो कि वे मैंसन पर रुका हुआ था, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास रहने के लिए आया था। और अब हमारे उइंग का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और वो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया था, खास करके मैथ में, जिस चीज़ का यकीन किसी को भी नहीं हुआ था, क्योंकि सभी को पता है हमारे उइंग का मैथ का रिकॉर्ड। तभी हमें दिखाते हैं मिस्टर वे जाकर उइंग के रूम पर उसे नॉक करके पूछते हैं, बेटा तुम उठ गए, सुबह हो गया है, तुम्हें
नीचे आकर पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिस चीज़ से उइंग कसमसा कर अपने बेड से उठकर जाकर अपने दरवाज़ा को खोल देता है और अपने पापा को देखकर गुस्से में कूदने लगता है, जिस चीज़ से मिस्टर वे मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था ये रिएक्शन किस चीज़ के लिए था। क्योंकि आज हमारे उइंग का बर्थडे था, लेकिन वांग जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कोई भी, यानी कि कोई भी, मतलब उइंग के पापा के साथ साथ उइंग के कोई भी दोस्त उसे विश नहीं किया था, क्योंकि आज का बर्थडे पार्टी वांग जी उइंग के लिए एक सरप्राइज़ रखना चाहता था। इसीलिए सभी लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ, उइंग के बर्थडे को कोई याद भी नहीं रखा है। और इसी चीज़ के वजह से हमारा उइंग रात भर सो नहीं पाया और वो रात भर ही अपने दोस्तों का और मिस्टर वांग जी का कॉल का वेट करते करते सुबह ही सोया था, इसीलिए वो सुबह उठ नहीं पाया। तभी मिस्टर वे उइंग को देखकर उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी उइंग चिढ़ते हुए अपने पापा को देखकर कहता है, पापा अब सच्ची सच्ची बताना, आज कोई इम्पोर्टेंट दिन नहीं है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते, इम्पोर्टेंट? लेकिन जितना मुझे याद है आज शायद, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो कि फॉरेन क्लाइंट के साथ होने वाला है। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे याद दिला दिया। तो एक काम करो, जल्दी जाओ, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चला जाऊंगा। जिससे सुनकर विंग और भी ज़्यादा चिढ़कर अपने पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है ताकि वो फ्रेश होकर आ सके। तभी मिस्टर वे विंग के जाने के बाद वांग जी को मैसेज कर देते हैं कि वो विंग को अभी तक विश नहीं किए और वो विंग के मूड के बारे में भी उसे ठीक से बता देते हैं। जिसे सुनकर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपने ऑफिस रूम पर बैठा हुआ था, वो मुस्कुराने लगता है। तभी कोई वांग जी के डोर को नॉक करता है, जिसे सुनकर वांग जी कम इन कहता है। तभी कोई और नहीं, हमारा लान सिजुई अंदर आया था। इसे देखकर वांग जी कहता है, सिजुई कोई काम है? तभी सिजुई हंसते हुए वांग जी की ओर देखकर कहता है, भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ज़्यादा कर रहे हो। जितने मैं विंग को जानता हूँ वो अभी फटने के लिए तैयार होगा और आपके प्लान के मुताबिक अब हम लोग उसे कोई बात नहीं करेंगे। अगर बात भी करेंगे उसे उसके बर्थडे के बारे में याद नहीं दिलाएंगे। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो और मुझे पता है वो मेरे सरप्राइज़ को देखकर खुश हो जाएगा और तुम लोग वैसा करो जैसा मैंने कहा था। तभी सिजुई कहता है, लेकिन भाई मुझे लगता है आपको वो तैयारी देखने के लिए खुद जाना चाहिए। और तभी वांग जी कहता है, लेकिन आज का मीटिंग। जिसे सुनकर सिजुई कहता है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। हाँ गाइस, हमारा सिजुई पिछले 6 महीने से अपने भाई के साथ ऑफिस आता था ताकि वो अपने दोनों भाइयों को मदद कर सके ऑफिस के कामों में। और क्योंकि वो बाय बर्थ लान था तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसने नियोसन के रिकॉर्ड को, जो आने के बाद कॉलेज के हमें हर साल टॉपर होता था, उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और वो आखिरी साल दोनों सेमेस्टर में फर्स्ट आया था। जिसे देखकर नियोसन चौंक गया था। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमारा वांग जी लिन सिजुई की ओर देख कर कहता है, ठीक है तो जैसे मीटिंग को हैंडल कर लेना, अगर कोई दिक्कत है जंग को, और नहीं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। तभी सिजुई हंसते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिसे सुनकर वांग जी हंसकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, और एक बात, मुझे लगता है तुम कुछ दिनों से मियाँ मियाँ को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो और मुझे लगता है वजह से वो तुमसे थोड़ा गुस्सा होने वाला है। जिसे सुनकर सिजुई हंसते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मियाँ मियाँ को कैसे हैंडल करना है। जिसे सुनकर वांग जी हंस देता है और वो अपने कार के कीज को लेकर और अपने फ़ोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इन 6 महीनों में हमारे सिजुई एंड मियाँ मियाँ ने ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दिया था, जिस चीज़ से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी और सभी लोग उन दोनों को बाय हार्टली एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी हमें दूसरी तरफ नियोसन को दिखाया जाता है, जो कि वेनिंग के साथ डेट पर आया था और इन 6 महीने के अंदर उन दोनों का ऑफिशियली एंगेजमेंट भी हो गया था। तभी नियोसन एक गिफ्ट शॉप के अंदर जाते हुए कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को एक सुंदर सा गिफ्ट विंग के लिए लेना चाहिए। जिसे सुनकर वेनिंग भी कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो हम लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने वाला है जब उसे पता चलेगा कि अब
पूरे दिन हम सब मिलकर उसे परेशान कर रहे थे ताकि लोग उसे रात को सरप्राइज़ दे सके, जिसे सुनकर निवेशन कहता है, लेकिन जो भी खेल हो, जब उसे सरप्राइज़ मिलेगा वो चेहरे को याद करते करते मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है। मुझे पता है उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा और जो वांगजी सर ने तैयार किया है वो तो अनबिलीवेबल है। जिसे सुनकर वेनिंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद हमें लैन वेंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मिलकर विंग के बर्थडे पार्टी के लिए पूरे हॉल को डेकोरेशन कर रहे थे और मिसेस लैन विंग के फेवरेट फूड के तैयारी में व्यस्त थे। तभी वांगजी अचानक से घर पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिस्टर लैन एंड लैन चिरन भी हंसने लगते हैं क्योंकि उसे पता था, उन्हें पता था कि वांगजी अब विंग के लिए क्या फील करता है और उन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा हो गया था पिछले कुछ दिनों में। तभी वांगजी उन दोनों को ग्रीट करते हुए भागकर अपने रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथों में लाए गए सामानों को सजाने लगता है, जिसके अंदर कोई और नहीं, ढेर सारे फ्लावर, सेंटेड कैंडल्स एंड बैलून्स के पैकेट थे जो वो पूरे रूम को रोमांटिकली तैयारी करने के लिए ही लाया था, जिसे वो निकल कर अच्छे से रूम को सजाने लगता है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वह मेंशन पर अकेले रहते रहते बोर हो गया था और वो अपने खुरापाती दिमाग में कुछ सोचते हुए अपनी कार को निकाल कर कहीं चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद वे कॉरपोरेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अचानक से पहुँच गया था, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉय बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था उनके नेक्स्ट हायर जो कि लैंड कॉरपोरेशन के हेड अल्फा के ओमेगा भी थे, वो बहुत ही काइंड एंड चुलबुले थे, मस्ती मजाक करना बहुत ही पसंद करते थे। तभी मिस्टर वे के असिस्टेंट जाकर उन्हें बता देता है कि विंग नीचे आया है, जिसे सुनकर मिस्टर वे डर जाता है और अचानक से सारी मीटिंग को कैंसिल करके उसके पास जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर विंग चौंकते हुए कहता है, पापा आपने तो कहा था कि आपके आज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन आप तो मुझे लग रहा है आप पूरा फ्री हो। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, मैं फ्री नहीं था, तुम्हारी वजह से मैंने सारे मीटिंग वगैरह को कैंसिल करके यहाँ पर आए हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है, पापा आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने मीटिंग को कैरी ऑन कीजिए, मैं आपके कैबिन में जाकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर वे भी रिलैक्स होते हुए कहते हैं, जाओ और एक काम करना, अगर कुछ खाने की तलब हो और कुछ खाने की ज़रूरत महसूस हो तो मेरे असिस्टेंट वगैरह को बता देना। जिसे सुनकर विंग कहता है, पापा मुझे पता है और आप जाइए अभी। उसके बाद मिस्टर वे सारे मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए मीटिंग हॉल के अंदर चले जाते हैं और हमारा विंग उनके कैबिन के अंदर चला जाता है, जो कि उनके कैबिन के अंदर मौजूद सोफे पे जाकर लेट जाता है और ढेर सारे गेम्स खेलने लगता है और वो मन ही मन सबको कोस रहा था क्योंकि किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं है, और खास करके वांगजी जो अपने पार्टनर का शादी के पहले साल मनाए गए बर्थडे को भूल गया है और वो अभी तक विंग को विश तो बहुत दूर की बात है, उसे सुबह से कॉल भी नहीं किया है, जिस चीज़ से हमारा विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था और वो सारा गुस्सा गेम्स खेलने में और स्नैक्स मंगा कर खाने में बता रहा था। उसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वे जब मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करने के बाद रूम के अपने कैबिन के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं हमारा विंग सोफे पर तड़ा लेटा हुआ है, एक हाथ में उसका फ़ोन लटक रहा है और दूसरे हाथों में एक स्नैक्स का पैकेट, जिसे देखकर मिस्टर वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, से अगर तुम आज जिंदा होते तो तुम देख पाते हमारे बच्चे का बचपन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि वो 1 साल से शादीशुदा है, जो जिसका एनिवर्सरी बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसा सोचते हुए अपने फ़ोन को निकाल कर पिक्चर खींच लेते हैं और जिसे वो वांगजी के फ़ोन पर भेज देते हैं। तभी विंग का अचानक से नींद खुल जाता है और वो जब आँखें खोलने के बाद अपने सामने अपने पापा को देखता है जो कि पूरे सूट बूट में रेडी होकर तैयार होकर खड़े हुए थे, तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो सोने की वजह से उसे याद ही नहीं था कि वो अपने घर पर नहीं अपने पापा के कैबिन पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी गाइस, मैंने कहा था कि ये आखिरी पार्ट होगा, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो ये बहुत लंबा हो गया है। मुझे लगता है इसका और एक पार्ट बनेगा और मैं
कोशिश करूँगी कि इसका नेक्स्ट पार्ट उसका आखिरी हो। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।